नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे सियासी घमासान की। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस में आपसी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हरीश रावत ने 2016 में कांग्रेस छोड़कर गए बागियों को महापापी कह दिया। सूबे में सियासी संग्राम छिड़ गया। पुराने कांग्रेसियों ने हरदा को तीखा जवाब दिया। बीजेपी ने तो कांग्रेस को पापियों का प्लेटफॉर्म करार दिया। यशपाल के बीजेपी छोड़ने के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है, जिसके बाद हरीश रावत ने साफ कहा है कि जो महापापी अपने पाप की माफी नहीं मांगेगा उसकी कांग्रेस में एंट्री नहीं होगी। अब इस पर तुरंत हरक सिंह रावत ने तीखा जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि मुझे बोलने के लिए मजबूर किया गया तो सबकी पोल खोल दूंगा। वहीं अमूमन बयानबाजी से दूर रहने वाले अरविंद पांडे ने भी पूरी कांग्रेस को पापियों का अड्डा बता दिया कि सूप तो बोले बोले छल्लियों को नहीं बोलना चाहिए। जो लोग इस प्रदेश की बहुत बड़ी व्यवस्था में बैठ के बोलते थे कि मैं अपनी आंखें मूंद लूँगा, मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँगा, जिसको जो लूटना लूट ले, ऐसा आदमी क्या किसी को पुण्य और क्या किसी को पाप बोलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि आज की जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही और पापियों का एक प्लेटफॉर्म है। सही मायने में पाप किसने किया है? उत्तराखंड की जनता को मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हरीश भाई मजबूर कर रहे हैं कि डेनिस जैसी जहरीली शराब पिलाकर उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य किसने खराब किया। सही मायने में तो ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उत्तराखंड जैसे देवभूमि में जहर पिलाने का काम किया है। अब सियासत में डेनिस का जिक्र आया तो कांग्रेस भला चुप कैसे बैठती और यहां तक कह दिया कि अगर ये जहर है तो फिर बीजेपी राज में डेनिस की कैंटीन सप्लाई क्यों हो रही है। चलिए, हमने तो जो भी किया उसमें भागीदार वो लोग भी थे, वो मंत्रिपरिषद के सम्मानित सदस्य थे, तब नहीं बोले और आज बोल रहे हैं। लेकिन आज तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के जवानों को कैंटीन के माध्यम से डेनिस उपलब्ध करा रही है। आप देख लीजिए, किसी कैंटीन में जाके आपको डेनिस उपलब्ध होगी। तो अब महापापियों के बीच शराब का जिन्न भी फिर से बाहर निकल आया है और अब देखना होगा कि आगे की सियासत में ये क्या रंग दिखाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो महापापी से बढ़ता हुआ ये वार पलटवार डेनिश शराब तक पहुंच गया। हरक ने डेनिश को बताया जहर। डेनिश शराब मिलाकर युवाओं को बर्बाद किया। उन्होंने ये कहा, सरकारों पर डेनिश प्रेम आज भी बरकरार। वाइन शॉप में से लेकर सीएसडी कैंटीनों में बिक रही है डेनिश शराब जो है। तो ये जवाब दरअसल हरीश रावत ने दिया है। जब हरीश रावत पर यह आरोप लगा कि डेनिश शराब के जरिए उन्होंने युवाओं को बर्बाद किया, तो उन्होंने कहा कि इससे तो सरकार का प्रेम आज भी बरकरार है, मौजूदा सरकार का। उत्तराखंड में वाइन शॉप से लेकर सीएसडी कैंटीन्स में भी धड़ल्ले से डेनिश बिक रही है। बस अंतर इतना है कि डेनिश में उत्तराखंडी फलों का सार सम्मिलित था, यानी कि वो अपने वक्त का जिक्र कर रहे हैं। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, जब हम हरदा की बात करते हैं, बंदर वाला स्टेटमेंट भी सुना जब लोकसभा चुनाव थे। अब जो है देखिए, महापापी से लेके शराब तक ये बात पहुंच गई है। लग रहा है कि अभी और भी राज खुलने वाले हैं। बिल्कुल जीनत, और कल हरक सिंह रावत ने ये बात कही भी कि अगर हरीश रावत मजबूर करेंगे तो बहुत कुछ उनके पास है बोलने के लिए। खासकर डेनिस की अगर मैं बात करूं तो डेनिस का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। जिस तरह की उम्मीद जताई भी जा रही थी कि मैं बताता हूं आपको कि डेनिस आखिर है क्या चीज़। 2014 में जब हरीश रावत सरकार थी तो हरीश रावत सरकार शराब का एक ब्रांड लेकर आई, डेनिस। और डेनिस शराब के इस ब्रांड के लिए FL2 की नीति में तक परिवर्तन कर दिया गया और पूरे उत्तराखंड से जो नामी गिरामी ब्रांड थे, जो प्रचलित ब्रांड थे शराब के, वो पूरे उत्तराखंड से गायब हो गए और हर ठेके में, हर दुकान पे डेनिस नजर आने लगी। ये विपक्ष का भी आरोप रहा है कि हरीश रावत कार्यकाल में डेनिस शराब को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया गया। इसी डेनिस शराब के विरोध में जो शराब कंपनियां हैं वो कोर्ट गई, कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से CCI के पास गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और हाल ही में पिछले साल ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का आदेश आया और उन्होंने माना कि उत्तराखंड में जब डेनिस शराब
के लिए जो शराब नीति में जो परिवर्तन किया गया था हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में, उसमें भारी गड़बड़ियाँ हुई और इसके लिए उत्तराखंड के मंडी परिषद पर 1 करोड़ का जुर्माना भी ठोका गया। ये तो हुआ इसका प्रशासनिक पहलू, लेकिन दूसरी ओर 2014 में जब हरीश रावत ने डेनिस ब्रांड को प्रमोट किया, तब से लगातार सियासत का हिस्सा बनता रहा, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो। और 2017 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने बाकायदा हरदा टैक्स के नाम से एक मुद्दा उछाला और लगातार जो डेनिस शराब है तब से अभी तक ये सियासत का मुद्दा बना रहा। और अब एक बार फिर हरीश रावत के पापी महापापी बयान के बाद एक बार फिर हरक सिंह रावत इस डेनिस शराब के मुद्दे को सियासत के केंद्र में ले आए हैं। और कल हरीश रावत ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे कार्यकाल में अगर डेनिस शराब जहर थी तो हमने पिलाई तो पिलाई, लेकिन अब ये बाकायदा सीएसडी कैंटीनों में ये शराब अब परोसी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका इस जो डेनिस के प्रति जो प्रेम है वो शराब सरकार में साफ तौर पर दिखता है। और सरकार तो किसी भी प्रदेश की हो, खासतौर से हम देखते हैं कि रेवेन्यू का सोर्स होता है और इस वजह से अंदर खाने प्रेम सबका जगजाहिर होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर विवाद जो है फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा और हर दिन नई कंट्रोवर्सी आती है उत्तराखंड में। खबर हरिद्वार से आ रही है। यहाँ लक्सर में तैनात आबकारी इंस्पेक्टर का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। होटल के कमरे में ये पैसों का लेन देन हो रहा था। आबकारी इंस्पेक्टर का नाम शिव प्रसाद व्यास है। मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध लिया और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि आबकारी इंस्पेक्टर शिव प्रसाद व्यास होटल के कमरे में घूस के पैसे ले रहा है। न्यूज़ 18 जो है पुष्टि नहीं करता इस वायरल वीडियो की। खबर एक और देहरादून से आ रही है। दमयंती रावत को चार्जशीट। कर्मकार बोर्ड की पूर्व सचिव को चार्जशीट। दमयंती रावत को चार्जशीट दी गई है। ईएसआई के 4 कर्मचारियों को चार्जशीट है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का मामला 20 करोड़ रुपए जारी करने का मामला है। ये पूरा अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बरेली के इंजीनियर अमित जुलाई में नैनीताल गए थे। आरोप है कि पुलिसकर्मी आशा बिष्ट ने चालान के समय थप्पड़ मारने का वीडियो बनाए जाने से गुस्सा होकर आईपीसी की कई धाराओं में उन्हें हवालात भेज दिया। अमित ने पुलिस के पैर तक छुए कि उन्हें यूपीएससी में जाना है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। अगले दिन अमित को बेल तो मिल गई, लेकिन उनके सपने टूट गए। मैडम फोन नहीं छीनेंगे आप? ये हाथ भी चला रही हैं मैडम। आप जेल में डाल दो, वो बात सही है, आप जेल में डाल दो, लेकिन आप इस तरीके बदतमीजी नहीं कर सकती हमसे। जबरदस्ती कर रहे हो आप तो कुछ भी। केंद्र सरकार ने कोविड से होने वाली मौतों पर मुआवजे का ऐलान किया था, जिसके बाद अब सीएम धामी ने इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। कोविड से मौत पर मृतकों के परिवार वालों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने बताया कि आवेदन के 30 दिन के अंदर मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए सभी डीएम को जिम्मेदारी दी गई है। के दौरान जिनके परिवार से भी कोई भी एक सदस्य के जाने पर, एक सदस्य की अगर वहाँ डेथ हुई है, तो हमने तय किया हमारी सरकार ने कि हम जो है उनको 50,000 रुपये की धनराशि सहायता राशि के रूप में देंगे। गणेश जोशी अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा 1734 सैनिक परिवारों के घरों से मिट्टी लाकर सैन्य धाम बनाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में जाकर तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है। जोशी ने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य में सैनिकों के लिए धाम बनाकर ऐतिहासिक काम कर रही है। उसको बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है कि 1734 शहीद परिवारों से हमने पूरे प्रदेश में संपर्क किया है। हर घर में जाकर उस घर की पवित्र मिट्टी एक कलश में लेकर हम आएंगे और सम्मान स्वरूप एक ताम्र पत्र उनको हम देंगे और उस पवित्र मिट्टी से सैनिक धाम का निर्माण होगा। शारदीय नवरात्रि में इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद मां पूर्णागिरी के मंदिर में हजारों भक्त आते हैं और मां के दर्शन कर मन्नत की कामना करते हैं।
शारदा नदी किनारे पूर्णा मंदिर में 51 शक्तिपीठों में से एक मां पूर्णागिरी का पवित्र धाम है। मान्यता है कि माता सती का नाभि अंग पूर्णा पर्वत में गिरा है। यही वजह है कि पूर्णा पर्वत में बसी मां पूर्णागिरी के मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है और अपनी मन्नत मांगने देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। मनोकामना मांगता है, पूर्णा पर्वत में माँ उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये एक नाभि स्थल है, माता सती का नाभि अंग गिरा था। ये यहाँ से शारदा तक है, नीचे इसके चरण मंदिर है। माता शारदा के किनारे माता चरण मंदिर का मंदिर है। हम पतरसिया से आए, पूर्णागिरी माता के दरबार में जा रहे हैं पैदल यात्रा। नवरात्रि जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं। हाँ, करीब 120-110 किलोमीटर। यही नहीं, मां की महिमा देश की सरहद पार मित्र देश नेपाल से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है मां पूर्णागिरी के दर्शन के बाद ब्रह्मदेव नेपाल में सिद्ध बाबा के दर्शन करने से तीर्थयात्रियों की यात्रा सफल होती है। ये सिद्धेश्वर महादेव भगत के रूप में रहे और माता जी जो है शक्ति के रूप में रहे। तो सती त्रेता द्वापर तक एक साथ रहते आए। वहाँ मुझे संत लोगों ने बताया कि जब तक आप जो नेपाल वाले सिद्ध बाबा के दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपकी पूर्ण कामना नहीं होगी। उसके बाद मैं पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के बाद नेपाल बॉर्डर के पास में सिद्ध बाबा के दर्शन करने आया हूँ। पूर्णा पर्वत पर बसी मां पूर्णागिरी और नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए हर साल भक्त आते हैं। वहीं सदियों से दो मित्र देशों के भक्तों की अपार श्रद्धा को भी ये जोड़ती है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। नैनीताल भले ही देश भर के पर्यटकों की पसंद रहा हो, लेकिन इन दिनों सरोवर नगरी की फिजा मिनी बंगाल के रूप में दिख रही है। नैनीताल में सजा दुर्गा पंडाल लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नैना देवी में पंच आरती के लिए लोगों का जमावड़ा रहता है। दुर्गा के 1000 कमलों से होने वाली पूजा की सैलानियों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींचती है, बंगाल में होने का एहसास दे रही है। होता है उसमें आनंद से धुनची नाच किया जाता है। धुनची नाच में बढ़िया आनंद आता है, महा संतोष होता है। इन वास्ते सब जन है धुनची नाच करने के लिए आनंद लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सेम फीलिंग हो रहा है कि बंगाल में जैसे पूजा में हम लोग घूमते थे, पैंडल हॉपिंग करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे आके दुर्गा पूजा का फीलिंग हो रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाएगा। पौड़ी में रामलीला आयोजन की 119 साल की परंपरा निभाई जा रही है और आयोजकों को उम्मीद है कि ये आगे भी जारी रहेगी। देखिए। पौड़ी की रामलीला बदलते दौर में नए परिवर्तनों से और भी सुंदर हो गई है। 119 साल से यहाँ पर यह परंपरा निभाई जा रही है। विभिन्न राग रागनियों पर आधारित होने वाली पौड़ी की रामलीला में सभी धर्मों का योगदान है। टोटली सीधा हमने शास्त्रीय संगीत बेस्ड हमारे पूर्वजों की धरोहर है और उसमें विशेषकर जो हमारी पुरानी जो गायन शैली थी, विशेषकर कुछ चौपाइयों में और कुछ दोहों में, उनमें थोड़ा सा हमने कुछ और परिवर्तन किया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया, इसमें पात्रों की भूमिका निभाई। इसमें उस दौर में वाद्य यंत्रों पे अगर किसी का कमांड हुआ करता था वो मुस्लिम समुदाय का हुआ करता था। इस रामलीला की विशेष बात यह है कि इसमें महिलाओं के पात्र महिलाएं और बुजुर्गों के पात्र बुजुर्ग ही निभाते हैं। आयोजकों के मुताबिक नई पीढ़ी उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो भूमिकाएं महिलाओं की हैं उसमें महिलाएं करती हैं, जो वृद्ध हैं उसमें वृद्ध लोग करते हैं और जो युवा हैं उनके लिए युवा ही लोग लगभग अपनी अपनी भूमिका में सहयोग प्रदान करते हैं। देखो, ये विरासत में मिली जो हमें रामलीला है, जो लगभग 119 वर्ष जिसे हो चुके हैं, और आने वाला हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी भी जिस ढंग से इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो निश्चित है ये रामलीला आगे 100 साल के लिए जो है और भी चलने के लिए हम लोगों ने इसको तैयार कर दिया। पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हैं और इस बार भी लोग उमड़ रहे हैं। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। Headlines sponsored by Doon Group of